शिक्षा प्रबंधन से देश प्रबंधन। मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। शिक्षा से इंजीनियर हूँ और एक आर्मी परिवार से हूँ। शिक्षा प्रबंधन से देश प्रबंधन, अगर हम अपने शिक्षा को बहुत आसान और सरल तरीके से प्रबंधित कर दें तो हम अपने देश की हर समस्या से अगले 2 वर्षों के अंदर मुक्त हो सकते हैं। 100% समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि विद्यादान ही महादान है और विद्या से ही मनुष्य में वो विचार आ सकते हैं जिससे वो समस्याओं के समाधान खोज सकता है। समस्या ये है कि आज पूरे विश्व में 200 से अधिक देशों के अंदर 90 ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति होने के बावजूद, बड़े बड़े साइंटिस्ट होने के बाद, बहुत बड़े डॉक्टर होने के बाद, सारी हाई क्लास लैब होने के बाद, एक कोरोना नामक परजीवी वायरस जो केवल शरीर पर ही जिंदा रहता है, जो चमगादड़ के ऊपर जिंदा रहता है और चमगादड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह मनुष्यों के लिए घातक बना हुआ है, लाखों जानें ले चुका है। और आज हमारे पूरे विश्व में, पूरे 200 से अधिक देशों के अंदर एक भी मस्तिष्क, एक भी दिमाग ऐसा नहीं है जो उसका इलाज ढूंढ सके और उसको मानव जाति के अंदर जो भय आ गया है उसको मुक्त कर सके। अतः हमको ऐसे शिक्षित, ऐसे दिमागदार व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ने वाली है जो इन समस्याओं के साथ साथ आने वाली समस्याओं को भी मजबूती से, प्रभावी तरीके से उनके इलाज ढूंढ कर रख सकें। क्योंकि मात्र छोटी मोटी समस्या ही नहीं, इसमें महामारी के और कभी बाहर से, इस पृथ्वी के बाहर से भी आने वाले उल्का पिंडों से भी पृथ्वी के समय किसी बड़ी क्षति के अंदर मनुष्यों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम सबको संयुक्त प्रयास से अपने उन पीढ़ियों को एक ऐसा प्रबंधन देना है, एक एजुकेशन देनी है जिससे वो महान मस्तिष्क बने और इन समस्याओं का समय से पूर्व ही इलाज ढूंढ कर रखें और एक भी मनुष्य को ना मरने दें। ऐसा वातावरण ही हम सब बना के जाएं। यही मनुष्य धर्म है, यही मानव धर्म है, सर्वधर्म समभाव है। और भारत इस बारे में बहुत ही पहले से ही, भूतकाल से ही प्रेरित रहा है। तो कहाँ से समस्या स्टार्ट होती हैं उस पर थोड़ी चर्चा शुरू करेंगे। समय सबके पास कम ही होता है, लेकिन जब बात अपने परिवार की हो, अपने परिवार की रक्षा की हो, सुरक्षा की हो, और 3 महीने से हम सब झेल ही रहे हैं, घरों में लॉक हैं, 1 महीने के लिए लॉकडाउन और बढ़ चुका है, हमें नियम में, प्रबंधन में रहना है और समाज में जो डर है वो बिना दवाई के, बिना इलाज के वो बना रहेगा। क्योंकि हम सब ऐसी लावारिस मौत मरने से बढ़िया है कि हम सब अपने आप को सुरक्षित करें, अपने बच्चों को बचाएं और धन कमाने की होड़ में ऐसे असुरक्षित उपाय ना करें कि हम उस कोरोना को अपने घर ले आएं। अतः जो भी सरकारी आदेश हैं, नियम हैं और निर्देश हैं, उन सब का अक्षरश पालन करें, अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें और इस समाज को इतना सुदृढ़ बनाएं कि आगे हम अन्य समस्याओं से भी लड़ सकें। यही भारतवासी और पूरी दुनिया के मनुष्य को करना है। समस्याओं के बढ़ने का एक बहुत मुख्य कारण है संवादहीनता। इस चित्र में ये चल रहा है कि एक सामान्य मनुष्य है, गरीब मनुष्य है, और एक तरफ हैं बड़े नेता, बड़े व्यापारी, बड़े संगठन के नेता, पुलिस प्रशासन के अधिकारी। यानी कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एक समस्याओं का समाधान दे सकता है और एक वर्ग वो है जो समस्याओं को, अगर समाधान को पता चल जाए तो उनको लागू करा सकता है। लेकिन आज तक हमारे यहाँ एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम नहीं बना कि कोई विचार ऊपर जाए और उस विचार के ऊपर चिंतन मनन हो जिससे उस समस्या का समाधान हो सकता है, बहुत आसान तरीके से हो सके। यही हमारे समाज की, गांव की, शहरों की, जिलों की, राज्यों की, यहाँ तक कि देश और विदेशों की भी समस्या रही है, पूरे विश्व की ही समस्या रही है। इसके संबंध में एक कंपनी का उदाहरण आता है जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स थी। उनके सीईओ रहे जैक वेल्च जी। जैक वेल्च ने इस कंपनी को 1981 से लेकर 2001 के बीच में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाया, विकसित कंपनी बनाया और इस कंपनी को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। एक छोटा सा नियम वो फॉलो करते थे कि वो
अपने जो कंपनी के गार्ड थे उन गार्ड से हाय हेलो करके निकलते थे। तो किसी दिन वो फैक्ट्री में ही रह गए और एक ऐसे जोन में रहे जहाँ पर बहुत ठंड थी, एक आइस जोन था, सांस लेने में दिक्कत थी। लेकिन बाहर जो गार्ड खड़ा था उसको लगा कि आज जो सीईओ हैं कंपनी के वो बाहर नहीं निकले और मुझको हेलो नहीं बोला है, तो आज क्या बात हुई, सब निकल गए हैं। अतः उसने उनको सर्च किया, उनको ढूंढा और उनके प्राण बचाए, क्योंकि वो एक आइस रूम के अंदर बंद हो गए थे। ऐसे समान कथानक कई बार मिलते हैं कि अगर आप छोटा सा संवाद रखते हैं, एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से रखता है, एक बहुत बड़ा संगठन छोटे व्यक्ति से संगठन रखता है, और जब चुनाव होते हैं तो बहुत बहुत बड़े नेता भी सामान्य व्यक्ति से संवाद करते ही हैं। तो एक संवाद तो है अपनी ज़रूरत के अंदर, और एक है समाज के विकास के लिए, उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए, एक सामान्य मनुष्य की समस्याओं को खत्म करने के लिए। वो समस्या का समाधान उन मनुष्य के पास ही होते हैं। अतः हम सबको उन सब ऐसे पारदर्शी सिस्टम बनाने चाहिए जिससे कि हम समस्या का समाधान खोज सकें। जेके वेल्च ने इसको अपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी लागू किया, और पूरी कंपनी के सामान्य से सामान्य मजदूर, सामान्य से सामान्य कर्मचारी से भी ये बात कही गई कि जिस भी समस्या का समाधान आपके पास है वो खुले रूप में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके जो मैनेजमेंट है उनके सामने रखें। और इस सहारे उन्होंने अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी जल्दी समाप्त किया और जी को 20-21 साल तक नंबर 1 पर बनाए रहे। यही हमारे सीईओ ने किया, यही हमारे देश के नेताओं को करना चाहिए, यही हमारे देश के बहुत बड़े बड़े संगठनों को करना चाहिए कि पता नहीं किस सामान्य व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा असामान्य समाधान हो जो उनकी सब समस्याओं का समाधान कर दे। अतः ऐसे पारदर्शी माध्यम हमारे पास होने चाहिए। हमारे पास इस समय देश में प्रभावशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और श्रीमान योगी आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मुख्यमंत्री हैं, और ये रहने भी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्तिगत हितों से हटकर समाज के लिए अपने सर्वस्व को त्याग कर आगे बढ़ता है तो सारे समाज का लाभ ही होता है। अतः इस जो उपाय मैं बता रहा हूं एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो ये बड़ी आसानी से लागू करा सकते हैं। इस बारे में प्रयासरत भी हैं, बातचीत भी चल रही हैं। अतः हम सबको अपने इन महान नेताओं से इनका सहयोग करना चाहिए, इनसे वार्तालाप करनी चाहिए, और जो भी विचार इस प्रोजेक्ट के संबंध में हो वो इनके वेब पोर्टल पर इनसे संपर्क करके इनको दे भी सकते हैं। तो वैसे तो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का विभाग है, हर बच्चे से जुड़ा हुआ है। भारत के हर मुख्यमंत्री को अपने राज्यों में और केंद्र सरकार को अपने केंद्र के हर केंद्रीय विद्यालय में और जहाँ भी उनकी अप्रोच है वहाँ पर इसको लागू कराना चाहिए, क्योंकि इससे हर बच्चा, हर सामान्य परिवार और हर असामान्य यानी कि विशेष परिवार, जो भी हमारे उद्योगपति हैं या हमारा बड़ा वर्ग, प्रशासनिक वर्ग है, राजनीतिक वर्ग है, उन सब की सब समस्याओं का समाधान है। इसलिए ये सिस्टम सबको लागू करना चाहिए और इस भारत को फिर विश्वगुरु बनाने के प्रति सजग होना चाहिए। जैसा मोदी जी कह भी रहे हैं कि हमको लोकल को ही ग्लोबल बनाना है, और ये वो लोकल है जो इस ग्लोबल को वाकई प्रसिद्ध करेगा और पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान करेगा। मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और यही मंत्र गुड गवर्नेंस को भी सूट करता है। और गुड गवर्नेंस के लिए पूरे देश के अंदर जो भी समस्या व्याप्त हैं उन सब का एक समाधान निकल के आना चाहिए, और जल्द निकल के आना चाहिए, क्योंकि अगर समस्या जल्द नहीं निकली तो 1.5 से 2 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष वो जुड़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और उनसे होने वाले अपराध भी बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मात्र एक गरीबी और बेरोजगारी करने आती है। अतः हम सबको इस एजुकेशन सिस्टम को तुरंत अपनाने के पीछे अपना सारा प्रयास लगा देना चाहिए, क्योंकि केवल यही वो एक सिंपल अप्रोच है, एक सिंपल सा प्रयास है जो इन समस्याओं के रूपीन तालों को खोल सकता है। अतः मोदी जी और हम सबके जो प्रभुत्व वर्ग हैं इसके ऊपर अपना चिंतन मनन अवश्य करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। गुड गवर्नेंस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र पूर्ण रूप से सार्थक हो सकेगा इस शिक्षा प्रबंधन से। अतः हमें यह विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 90% देश प्रेमियों के समर्थन से बनी हैं ये वर्तमान सरकारें। 80% वोट मिला है। इससे कभी भी सरकार ऐसी ताकतों के हाथ में नहीं जाएंगी। अगर ये सिस्टम, ये शिक्षा का ये प्रबंधन लागू हो जाए, कभी भी उन देशद्रोही के हाथ नहीं जाएंगे। देश के टुकड़ों के बारे में बात करते हैं, देश के आतंकवादियों के समर्थन में चले जाते हैं, देश के नक्सलवादियों के समर्थन में चले जाते हैं, देश के उन
उन किसी भी घटक के अंदर जो भी अपराधी हैं उन सबको जेलों से छोड़ने का प्रयास करते हैं, उन सब के लिए दिन रात अदालतों के आगे पीछे लगे रहते हैं और देश के प्रमुख उन सभी सभ्य आदमियों का नुकसान करते हैं जो वास्तव में शांतिपूर्ण जीवन रहना चाह रहे हैं। ऐसी ताकतें कभी भी सरकार में नहीं आएंगी अगर यह सिस्टम लागू होगा तो। और हमारी शिक्षा के जितने भी समस्या चल रही हैं वो सारी दूर होंगी, शिक्षा सिस्टम हमारा समृद्धशाली होगा। इसमें एक सामान्य परिवार मेहनत करता है, मजदूर भी है वो भी मेहनत करता है, एक मध्यम परिवार भी मेहनत करता है, एक उच्च परिवार भी मेहनत करता है। मेहनत इसलिए करता है कि अगर उसका बच्चा किसी बड़े स्कूल में जाकर पढ़ेगा, उसका बच्चा उन बच्चों के साथ पढ़ेगा जहाँ पर हमारा मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग पढ़ रहा है, तो शायद वो ऐसी शिक्षा ले ले कि आने वाले समय में वो योग्य हो, अच्छी नौकरी कर पाए, अच्छी तरह व्यापार कर पाए और वो अपने जीवन को अच्छा बना ले। इसलिए एक मजदूर से मजदूर और सामान्य व्यक्ति भी शिक्षा के लिए बहुत सजग है। अपने पेट पर कपड़ा बांधकर, अचार की रोटी खाकर भी वो इस अपने बच्चे को योग्य बनाना चाहता है और इसके लिए वो प्रतिदिन अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, वहाँ से लेकर आता है, बसों में भेजता है, बसों से लेकर आता है और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ सामान्य से लेकर उच्च परिवार तक चलती है। और इस प्रक्रिया में लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं और आते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट के द्वारा उनको बहुत भयानक चोटें लगती हैं और वो मर भी जाते हैं। इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा जो स्वस्थ होते हैं, जो इस देश का भविष्य बन सकते हैं। और हम केवल इस बात को यह कहकर टाल दें कि ये भगवान की इतनी मर्जी थी, तो यह केवल हमारे सिस्टम की कमजोरी ही होगी। अतः इस सिस्टम को लागू कराने के बाद में रोड एक्सीडेंट के अंदर किसी भी छात्र की मृत्यु नहीं होगी। यह इस सिस्टम की एक खासियत ही है। और जो गरीब जनता हमारे यहाँ कम आमदनी ले पा रही है, कम मेहनत कर पा रही है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, अगर वो कम आमदनी भी कर रहे हैं तो वो गरीबी से ऊपर आ जाएंगे मात्र 3 वर्षों में अगर इस सिस्टम को अपनाएंगे तो। देश में, राज्य में धार्मिक संघर्ष चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, जातीय संघर्ष हैं, वे सब के सब 100 वर्षों में 100% समाप्त हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात है कि 2 वर्षों में हमको कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना देखना पड़े, हमको कोई अपनी उच्च जाति छोटी जाति का झगड़ा देखना ना पड़े, किसी अमीर गरीब का झगड़ा ना देखना पड़े, हमको कभी भी बेरोजगारी के लिए संघर्ष ना करना पड़े, जाति संघर्ष ना करना पड़े। इनसे 100% मुक्ति मिलेगी। और जो बच्चे नशे के गुलाम हो रहे हैं, छोटी सी उम्र में 10-12 साल की उम्र में हो जाते हैं, तो जब वो नशे की लत में पड़ते हैं तो अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, अपने परिवार में अपने माता पिताओं की आकांक्षाओं का नाश करते हैं। और कोई भी माँ बाप चाहे वो खुद शराब पीता हो, नहीं चाहता कि उसके बच्चे शराब पिएं, उसके बच्चे नशे के आदी हों और अपना भविष्य बर्बाद करें। इस शिक्षण प्रबंधन से, इस नशे से वो दूर हो जाएंगे और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन मृत्यु प्रतिशत में होता है, नौकरी, व्यवसाय, खेती, सुरक्षित मानव संसाधन। भाई देखो, आज कितने भी हम शिक्षित कर लें, देश के अंदर आज भी ऐसे सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जो खाली पड़ी हैं। इसका मतलब है कि आज हमारे पास योग्य मानव संसाधन यानी कि मैन पावर नहीं है। और वो मैन पावर इसलिए नहीं क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, वहाँ बच्चे की उत्तम योग्यता को निखारने का कोई प्रबंधन नहीं है। इस सिस्टम में वो सारी योग्यताएं उसकी बाहर निकल के आएंगी क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन से, ध्यान भंगता से मुक्त होगा और वो एक लेजेंड बनने की तरफ बढ़ेगा। और देश के साथ साथ 185 देश जो हमारे देश से भी गरीब इस तरफ जी रहे हैं, उनको भी उत्तम प्रबंधन दे पाएगा हमारा देश, क्योंकि वो खुद योग्य होगा और समस्याओं से मुक्त होगा। तभी भारत विश्वगुरु होगा, ऐसी आशा है। और फिर जैसे कोरोना वायरस है, इससे पहले हमारा SARS आया, MERS आया यानी कि हंता वायरस आया, फिर डेंगू चलता है, कभी बर्ड फ्लू चलता है, कभी स्वाइन फ्लू चलता है। ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जिसके इलाज एक साल, 1.5 साल बाद आते हैं और लोग मरने को मजबूर हैं। कभी ब्लैक डेथ आ जाती है, कभी स्पेनिश फ्लू आ जाता है, पूरी दुनिया त्रस्त है इन वायरस के साथ में। पहले तो हम इस वायरस से वो डिस्टेंस बना पाएंगे कि हम तुरंत प्रभाव से इसके संपर्क में ना आएँ, और इसके बाद हमारे बच्चे इतने बुद्धिमान होंगे, हमारे छात्र इतने बुद्धिमान होंगे कि वास्तव में इनकी जो वैक्सीन बनने में 1 से 1.5 साल लग जाता है, वो हमारे पास वैक्सीन पहले से उपलब्ध होगी। जिस तरह से चमगादड़ बचा हुआ है, चूहा बचा हुआ है अपने उन वायरसों से उनके शरीर पर घूम रहे हैं, इस मानव को भी कोई कष्ट ना होगा। केवल थोड़ी सी बुद्धिपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है और पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे जब डिस्ट्रैक्शन से, ध्यान भंगता से मुक्त होंगे तो वो सब इस मार्ग पर बढ़ चलेंगे। बेरोजगारी समाप्त होगी। बाल मजदूरी और कुपोषण के कलंक। बाल मजदूरी, 5 से लेकर 17 साल के 20 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करने पर मजबूर हैं, कहीं चाय की दुकान पर, कहीं भट्टों पर और कहीं
कूड़ा बीन रहे हैं, कहीं प्लास्टिक की बोतल उठा रहे हैं। इसी वजह से वो नशे के आदी हो जाते हैं, इसी वजह से धूम्रपान करते हैं, इसी वजह से जब उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता, इस वजह से वो छात्र जो कभी महान साइंटिस्ट बन सकता है, एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, बहुत बड़ा धावक बन सकता है, बहुत बड़ा पहलवान बन सकता है, वो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो हमारी सरकार को एक जिम्मेदारी है, इस सभ्य मानव समाज की जिम्मेदारी है कि जिस बालक को हमने अपने संसाधनों से अपने इस देश में, अपने इस पूरे विश्व के अंदर पैदा किया है, उसको हम भली भांति पढ़ाकर उसकी योग्यता को निखार कर उसको एक बड़ा बड़ा जीवन दे सकें। हमारे मानव जीवन में इससे बड़ा उपकार हम इस मानव जाति पर नहीं कर सकते कि हम जो अमीर हैं, जो समृद्धशाली हैं, जो सरकारें जिनके हाथ में हैं, जिनके हाथ में सेनाएं हैं, जिनके हाथ में पैसे की पूरी ताकत है, वो इन बच्चों को शिक्षित करें, इनका जीवन सफल बनाएं, देश को समृद्ध करें और एक शिक्षित मैन पावर इस देश को मिल सके। छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं क्योंकि उन माओं को भी उचित प्रबंधन नहीं मिल पाता। ये सब समस्याएं इस शिक्षा प्रबंधन के अंदर 2 साल के बाद समाप्त हो जाएंगी। ये भी कितनी उत्तम व्यवस्था होगी। वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं रहेगी। वृद्धाश्रम आप समझते ही हैं। दाएं तरफ ये जो फोटो आ रहा है, ये जो फोटो है दाएं तरफ, इस फोटो में जो जो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, इसमें कभी कभी 20% गरीब परिवार के होते हैं और 80% वे अमीर बच्चे जो विदेश चले गए, माँ बाप ने पढ़ाया, विदेश चले गए, अच्छे अच्छे व्यापार कर रहे हैं। उनके यहाँ अपने इस बूढ़े माता पिता को रखने की, उनके साथ में जीने की कोई भी समझ नहीं है। वो उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इस वृद्धाश्रम के कलंक से भी यह देश मुक्त होगा जब हमारे बच्चे संस्कारी होंगे और उन आवासीय विद्यालयों में पढ़ेंगे। जिस तरह सीए को समझे बिना हम उसका प्रोटेस्ट किया, जिस तरह हमने जितने भी सरकारी कानून मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने लागू किए, हमने बस उनका विरोध कर दिया, उन्हें बिना समझे कि उसके अंदर क्या है। इसका मतलब है कि देश के हित में जो भी आप कानून बनाते हो, जो भी हम देश के हित के लिए काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती हैं, केवल हम अपने छोटे छोटे लाभ के लिए, छोटे छोटे जीत के लिए, सरकारी बस विरोध के लिए, विरोधी दल राजनीति को चमकाने के लिए, अपने देश में खाई पैदा करने के लिए और समाज को भड़काने के लिए हम इस तरह का विरोध करते हैं। ये सब समस्याएं लागू होंगी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो धारा 370 के साथ में जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, एनआरसी हो, समान नागरिकता कानून हो, 2 बच्चों की 1 बच्चे की पॉलिसी हो, आतंकवाद नियंत्रण हो। यह सब सरल होगा इस शिक्षा के बाद में। कोई गरीब गरीब ना रहेगा। इसके लिए हमें करोड़ों मस्तिष्कों की आवश्यकता है, 1-2 नहीं। आज $90 ट्रिलियन की संपत्ति होने के बाद सारे देश में एक भी दिमाग ऐसा नहीं है, एक भी दिमाग ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज सके। उसके लिए कह रहे हैं 1.5 साल लगेगा। अतः हमें एक दिमाग की आवश्यकता नहीं है। भारत ऐसे 50 करोड़ छात्रों को, बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाकर ऐसे दिमाग बना सकता है। पूरा विश्व लगभग 300 करोड़ को बना सकता है। उत्तर प्रदेश पूरे 8 करोड़ को बना सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं हम लागू कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इन वायरस का इलाज, निश्चित रूप से हम कैंसर का इलाज, निश्चित रूप से हम इस पृथ्वी के बाहर से आने वाली समस्याओं का इलाज और जितना भी ब्रह्मांड, जितने भी बाहर, जितने भी ग्रह उपग्रह हमारे रिसर्च के लिए अवेलेबल हैं, उन तक भी हमारी पहुंच बनेगी जब हमारे पास ऐसे मस्तिष्क होंगे। और उन मस्तिष्क के लिए हमें ऐसी पढ़ाई और ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जहाँ पर बच्चे डिस्ट्रैक्शन के शिकार ना हो, ध्यान भंग ना हो, उन्हें कोई नशा ना बिगाड़ सके, उन्हें कोई वेबसाइट्स, जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं, जो अश्लील वीडियो दिखा दिखा के बच्चों को आजकल बिगाड़ रही हैं, उनको ना बिगाड़ सकें, उनकी गरीबी उनको ना बिगाड़ सके। ऐसे प्रबंधन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से वे बच्चे, उनके अंदर जो पोटेंशियल है एक वटवृक्ष बनने का, वो पूरा होगा और हम सब निश्चित रूप से ऐसी समस्याओं से निदान समय से पहले ही पालेंगे। अति विकसित मनुष्य चाहिए तो ये एक सिस्टम है जो दिखा रखा है, ये है मनी सिस्टम कि 6 स्टेज हैं इसमें कि मनी किस तरह से काम करती है। अगर आप ध्यान देंगे तो मनी 3 तरीके से काम करती है। या तो क्रिप्टो करेंसी है जो कंप्यूटर के अंदर है, या फिर वो पेपर करेंसी है जिसको हमें सरकार वचन देती है कि भाई मैं संकल्प देता हूँ कि 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये मैं धारक को वचन दे रहा हूँ। ऐसे हमारे गवर्नर लिख कर साइन करते हैं, सरकार उस पर वचन देती है। लेकिन कभी कभी वो पैसा भी कूड़े के दाम में चला जाता है जब उसकी स्थिति ऐसी होती है। 9 नवंबर 2016 को मोदी जी ने 1500 नोटों को बैन किया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे नकली नोट थे, बहुत सारी करेंसी ख़राब हो गई थी और आतंकवादियों को इस नकली नोट छाप छाप कर देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रखा था। आतंकवाद का प्राय बने हुए थे, कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही थी, इसके लिए बैन किए गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि 9 मई की रात को 12 बजे के बाद 2016 में ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो ये जो नोट थे, ये जो धारक का वचन था, ये टूट गया था और ये करेंसी कूड़े के ढेर में बदल गई थी 3 महीने के अंदर। बिटकॉइन को आप देख रहे हो, बिटकॉइन वैसे भी जीरो होती है क्योंकि लोगों के ट्रस्ट पे चलती है।
तो इसका मतलब है कि ये करेंसी भी वास्तव में असली करेंसी नहीं है। तो फिर असली करेंसी क्या है? असली करेंसी है ये सोना, चांदी, जमीन, जानवर, पेड़, हीरे जवाहरात, या कुछ धन जो समुद्र में डूब गया जब अंग्रेजों ने हमें लूटा। कुछ जहाज डूब गए होंगे तो वो सोना वहाँ रुक गया। नहीं तो जो परमात्मा ने, जो ईश्वर ने हमें खाने दिए, खदानें दी हैं, जो ज़मीन दी है, जो सोना चांदी दिया है, वही वास्तव में रियल मनी है। इसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्योंकि जब हमें 1000 साल तक, 800 साल मुगलों ने लूटा, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने लूटा, उसके बाद भी हमारा $1 1 रुपये के बराबर चलता था। उसके बाद जब हमें शोषण किया गया तब तो हम अमीर थे, और जब हम तरक्की करने लगे तो अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आज ये स्थिति ये बनी हुई है कि $1 75 रुपये के बराबर हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 75 लाख रुपए की चीज़ विदेश से मंगाते हैं, मतलब 1 लाख की चीज़ मंगाते हैं तो 75 लाख रुपए पेड करने पड़ते हैं। और अगर कोई हमसे 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदे तो हमें 75 लाख रुपए की चीज़ देनी पड़ती है। इसका मतलब है कि हमने अपने संसाधनों का, अपने सोने की, अपने चांदी का, अपने यहाँ के प्लास्टिक का, लोहे का, अपनी ज़मीनों का सौदा 75 गुना कम दाम में कर रहे हैं। यही वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसकी वजह से हम गरीब होते जा रहे हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट को बहुत जल्दी तोड़ना होगा, क्योंकि वास्तव में संसाधन खत्म हो गए, हमारी करेंसी की वैल्यू घट के 0 हो गई, तो हम सब एक झटके में भिखारी हो जाएंगे। इसलिए सरकार को थोड़ा सा इन पर ध्यान देना चाहिए और अपने इस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। ये वो टैक्सेस हैं, ये वो टैक्स हैं जो सरकारें लेती हैं। 30 लाख करोड़ हमारी केंद्र सरकार का बजट है, और लगभग 30 से 35 लाख करोड़ हमारे सभी राज्यों का बजट है। ये 60 से 65 लाख करोड़ रुपए साल भर में हम टैक्स देते हैं। ये टैक्स देश की जनसंख्या से ही जाता है, देश की जनसंख्या से जाता है। और देश की वो सभ्य जनसंख्या जो आपको टैक्स दे रही है, वो ये चाहती है कि उनके बच्चे नशे के आदी ना हो, उनके बच्चे रोड एक्सीडेंट में ना मरें, उनके बच्चे कभी धार्मिक जिहाद का शिकार ना हो, उनके बच्चे कभी भी नशे के शिकार ना हो, वेब पर पोर्न साइट ना देखें, और कभी भी वो इन प्रेम आदि के चक्कर में ना पड़कर अपने जीवन बर्बाद करें। सब यही चाहते हैं कि वो इस टैक्स का भरपूर उपयोग करें और देश की सब समस्याओं का निदान हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें करें। इसके लिए वो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि जिस काम को वो अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसी के लिए वो अपने परिवारों की सेना, सरकार बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, अपने यहाँ के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में भेजते हैं, जिससे कि समाज का भरपूर प्रबंधन किया जा सके और उनके टैक्स के पैसे का भरपूर और समुचित उपयोग कैसे किया जा सके, उनके बच्चों को सुरक्षा मिले, उनके बच्चों को भरपूर अच्छा जीवन मिले और संस्कार एक जीवन मिले, और उनको बाद में वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े। इसी व्यवस्था को सरकार को करना है। इसके लिए शिक्षा प्रबंधन बहुत आवश्यक है और हमें इस टैक्स का भरपूर उपयोग करना चाहिए। अतः सरकार इसके लिए भी प्रयासरत रहेगी। जैसे ही ये शिक्षा प्रबंधन लागू होगा तो हमारे बच्चे अवसाद में फांसी नहीं खाएंगे और हमारी छोटी छोटी बच्चियां बलात्कार का शिकार नहीं होंगी, और हमारे जो बच्चे वो बलात्कार में संलग्न हो जाते हैं वे परिवार बर्बाद नहीं होंगे। इस शिक्षा प्रबंधन से ये चीज़ मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे दुनिया बावली हो रही है। दुनिया चाह रही है कि हम लोग ऐसे रोबोट बनाएं, ऐसे कंप्यूटर बनाएं जिसके अंदर ह्यूमन का दिमाग हो। और अगर आपने कभी विचार नहीं किया कि अगर इस ह्यूमन के दिमाग में, ये जो दिमाग है ना यहाँ पर, ये जो दिमाग है, अगर इस दिमाग में कहीं वायरस आ गया जो हमारे लिए पिज्ज़ा लेकर आ रहा है, जो हमारे लिए या वायुयान उड़ा रहा है, अगर वायरस आ गया तो एक वायरस ही पूरी मानव जाति को समाप्त करने के लिए काफ़ी होगा। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कोई बड़ी यात्रा स्पेस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया नहीं सोच सकती है, और अगर मशीन ने नया सोचना शुरू कर दिया तो मानव जाति का कोई भी अंश शेष ना रहेगा, और मानव जाति के साथ साथ जितने भी ये जीव जंतु बेचारे हमारे ऊपर जी रहे हैं वे सभी समाप्त कर दिए जाएंगे। क्योंकि मशीन इमोशनलेस होती है, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, वो कभी थकती नहीं है, और वायरस आने के बाद हम सब इसके शिकार होंगे। अतः हम सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम नहीं करना चाहिए, बनिस्पत इसके हमको काम करना चाहिए ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस के ऊपर। ह्यूमन मतलब आदमी, सेल माने कोशिका, इंटेलिजेंस मतलब उसकी बुद्धि पर। ह्यूमन सेल की इंटेलिजेंस आप बढ़ा देंगे, इसकी सेल पर काम करेंगे, तो पेड़ों के अंदर जो सेल होती है, जो हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं, जैसे हमारे यहाँ बरगद के पेड़ हैं, जैसे हमारे यहाँ लिप्टिस के पेड़ हैं, जैसे हमारे यहाँ ओक ट्री हैं, इन पेड़ों की उम्र 500 साल 1000 साल तक होती है। तो अगर इनके डीएनए के अंदर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर दें और उस डीएनए को हम अपनी जीन टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर लें तो 1000 साल की आयु भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। हम सब कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं। हम नहीं खोज पाएंगे तो वे मस्तिष्क जो हम इन गुरुकुल, इन साइंटिफिक स्कूलों के अंदर, इन आवासीय स्कूलों के अंदर पैदा करेंगे, तो हो सकता है आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो सक्षम हो इन कोशिकाओं को आपस में एक दूसरे के डीएनए चेंज करने में और एक ऐसे शरीर बनाने में जो 1500 साल तक जिएँ,
और स्पेस में जाकर भी लंबे समय जी सकें और अगले सूरज तक चले जाएं। कौन से सूरज तक चले जाएं? अगले सूरज तक। जो सूरज हमारे पास है, जिस जिस सौरमंडल में हम हैं, वो सूरज यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। तो अगर हम अपने किसी भी स्पेस शिप से जाएंगे, चाहे वो सोलर से बना हो, चाहे वो सूरज की एनर्जी यूज़ करे या किसी भी एनर्जी को यूज़ करें, उसे जाने में हमें 20 साल लगेंगे। लेकिन जो अगला सन है, अगला जो स्टार है, उसका नाम किन्नूर है। उसका नाम किन्नूर है और वो किन्नूर नाम का तारा यहाँ से 384 खरब किलोमीटर दूर है, यानी कि 4 प्रकाश वर्ष दूर है। तो वहाँ जाने में एक मनुष्य की 20 पीढ़ियाँ लग जाएंगी, और अगर 20 पीढ़ियाँ लगेंगी या 50 पीढ़ी लगेंगी और हम वहाँ कभी पहुँच ही ना पाएंगे, तो हम सब स्पेस की जो संस्थाएं हैं, स्पेसशिप के बारे में जो मैनेजमेंट है या इस तरह की संस्थाएं जो काम कर रही हैं स्पेस के ऊपर, वो सब उनके लिए बेकार ही होगा। क्योंकि अगर मान लो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा इंजीनियर या बहुत बड़ा सेठ या बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट चढ़ता है और उसको पता चले कि वो अगले सूरज के सामने या उस सौर मंडल के पास में जो पृथ्वी है वहाँ तक पहुँच ही ना सके, या फिर उसकी वो पीढ़ी पहुँचे जो 20वीं पीढ़ी है, तो उसके चलने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर तो केवल काला काला अंधेरा ही है, पूरा ब्लैक है, केवल सूरज के तारे चमक रहे हैं। तो अगर अपनी धरती छोड़नी है तो अपनी एज को बढ़ाना होगा। एज के लिए हमें परमात्मा ने ह्यूमन सेल के माध्यम से एक प्लांट सेल दी हुई है। प्लांट सेल में, यानी कि पेड़ की कोशिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में अंतर केवल हरित लवक का है। वो भोजन बना लेते हैं, हम भोजन नहीं बनाते हैं। भोजन बनाना और भोजन ना बनाना अलग मुद्दा है, लेकिन उनके डीएनए को अगर हम अपने यहाँ ट्रांसफ़र कर लें तो वो डीएनए जो उनकी सेल को 210 दिन के अंदर मारता है, और हमारा जो डीएनए है हमारी सेल को 21 दिन के अंदर पूरा ख़त्म करता है, और 21 दिन के अंदर नई सेल पैदा होकर दोबारा ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस सेल की उम्र को हम 210 दिन कर लें तो मनुष्य 1000 साल तक जिएगा, और अगर इस 210 दिन को हम 1000 दिन कर लें तो हम 5000 साल जिएंगे। ऐसी उम्मीद है कि हम एक दिन इस डीएनए के ट्रांसप्लांट को भी सीख जाएंगे और अपनी उम्र को बड़ा कर लेंगे। हम सीख जाएंगे कि अगले तारे तक कैसे जाना है। उसके सौरमंडल की जो ग्रह होगा, जो 40-50 डिग्री टेम्परेचर का, वो उस सौरमंडल के अंदर जो ग्रह होगा, उस ग्रह के अंदर भी हम जीवन को प्राप्त करेंगे। और अगर वहाँ जीवन नहीं होगा तो कम से कम हमारे रुकने का स्थान जरूर होगा, क्योंकि वहाँ पर वैसा वायुमंडल अवेलेबल होगा। ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि हम इस स्पेस में भी बढ़कर आगे बढ़ेंगे और एक दिन इस पूरे ब्रह्मांड को घूम पाएंगे। क्योंकि ये तारे, अगर आप रात को देखो, छत में जाकर देखो रात को, तो ये तारे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी सोर्स बने हुए हैं, और ये एनर्जी सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगर आप अपनी एज को बढ़ा लो किसी भी तरीके से, तो आप पूरे ब्रह्मांड में घूम सकते हो और अपनी यहाँ की समस्याएं तुरंत समाप्त कर सकते हो। एक नई एज में पहुँच सकते हो। जिस धन के पीछे तुम पागल हो रहे हो, वो धन जो निश्चित है, आप अमीर होंगे तो कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा तो आप गरीब होंगे इस संस्था में। और जो अमीर हो जाता है बाद में उस धन को दान कर देता है। इसका मतलब धन को सिस्टम में ही रहना है। तो इस पागल दौड़ से बाहर निकलें, मनुष्य जीवन को प्राप्त करें और एक दिन परमात्मा प्रदत्त मोक्ष को प्राप्त करके पूरे ब्रह्मांड में घूमने का प्लान बनाएं, सब गैलेक्सियों में जा सकें। ऐसी अवस्था को प्राप्त करें और मनुष्य अपने मनुष्य को समझे, अपनी बुद्धि को समझे और अपने आने के कारण को समझे। ये जितनी भी प्रकृति, जितना भी नेचर हमें मिला हुआ ब्रह्मांड के रूप में, ये सब हमारे लिए है। हम सबको इसको प्राप्त करना है। अतः हम जो 0.001% भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमें आज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये वायरस हैं जिनके मौतें हो रही हैं। वैक्सीन अभी खोजी नहीं गई है 1.5 वर्ष से। इन सब के बारे में मैंने चर्चा कर ली। शिक्षा प्रबंधन से देश प्रबंधन। भारत में 757 जिले हैं। प्रधानमंत्री किसान विकास योजना हो या मनरेगा योजना हो, ये सब योजनाएं हमको शिक्षित नहीं बना रही हैं। और आप इसका प्रभाव देख भी रहे हो कि चाहे हम कितने ही लाखों करोड़ रुपये खर्च कर दें, उसका रिजल्ट नहीं आता है। ना गरीब की गरीबी दूर होती है मनरेगा से, ना उसकी बेरोजगारी दूर होती है मनरेगा से, और ना ही प्रधानमंत्री किसान विकास योजना से या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से कोई भी बच्चा बुद्धिमान बनकर बहुत बढ़िया नौकरी प्राप्त कर रहा है या फिर वो अपना बिजनेस चला रहा है। क्योंकि सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं और पैसा 14,000, 6,000, 16,000 रुपये एक बच्चे का फीस सरकार से ले ली जाती है। कोई बच्चे के अंदर कौशल विकास नहीं हो रहा है। अतः इससे भरण होगा। इसके लिए हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के अंदर जो हमारे 75 जिले हैं, 1 लाख से ज़्यादा गांव हैं, 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें कम से कम उम्मीद करेंगे कि इस वर्ष या अगले वर्ष हम शुरू कर सकें इस शिक्षा प्रबंधन को। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ का संज्ञान लेंगे और हमारी जो चर्चाएँ हुई हैं उस चर्चाओं के आधार पर आगे बढ़ेंगे
और हम निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आवासीय व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा प्रबंधन से देश प्रबंधन होगा। देश की जीडीपी की बात की जा रही है कि 2.5 लाख से वो 3 लाख करोड़ के आसपास है, वो 5 लाख करोड़ पहुंच जाएगी या 10 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। तो ये निश्चित रूप से 5 से 10 पे 20 पे ही पहुंचेगी, क्योंकि तब आप निर्यात कर रहे होंगे और दुनिया आयात कर रही होगी। अपनी शर्तों पर आप अपनी इस नॉलेज को बेच सकेंगे, आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकेंगे, क्योंकि देने वाला हमेशा ही अमीर बनता है और लेने वाला हमेशा गरीब होता है। जीडीपी का इलाज जिसके अंदर है, देश की सारी समस्याएं इसके अंदर होंगी। और अब हम चर्चा करते हैं शिक्षा प्रबंधन के उस मेन टॉपिक के ऊपर कि क्या होगा। हमें मात्र इतना करना है कि हमारे देश के अंदर जो 15 लाख स्कूल हैं, कॉलेज हैं और 26 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, जिनके ऊपर हमारी सरकारें, जिसके ऊपर हमारे निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय माँ बाप पूरी तरह से लगे हुए हैं। और वे बच्चे जो 5 से लेकर 17 साल तक के हैं और लगभग 20 करोड़ की संख्या में बाल मजदूरी और कुपोषण का शिकार हैं, अपराध में ग्रस्त हैं, उन बच्चों को भी कुल मिलाकर 48 से 50 करोड़ छात्रों, अगर हम बॉयज़ कैंपस के अंदर, स्कूल के अंदर, और लड़कियों को स्कूल या स्कूल कैंपस के अंदर रखेंगे, तो कभी भी उन कैंपस के अंदर नशा, उन कैंपस के अंदर कभी भी कोरोना नामक बीमारी, उन कैंपसेस के अंदर कभी भी ऐसी पॉर्न वेबसाइट्स, और कभी भी वो लव जिसके कारण वो बच्चा मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होकर अवसाद का शिकार होता है और जीवन भर कुछ नहीं कर पाता, वो योग्य बनेगा। वो बच्चे जो आज सड़कों पर कूड़ा बीन रहे हैं, वो जो इस समय बेरोजगारी शिकार हैं, वे जो इस समय बहुत बड़ा पोटेंशियल अपने लिए हुए हैं, वे सब अपने पोटेंशियल का यूज़ करेंगे। और हमारे देश के साथ साथ 185 देश जो हमसे गरीब हैं, उन सबको उत्तम योग्य मैन पावर मिलेगी और हम सब इस देश को पुनः विश्व गुरु बना सकेंगे। और विश्व गुरु बनाने का मतलब है कि हम सब वही शिक्षा जो हमारे पुरातन काल के अंदर चलती थी, वही शिक्षा जिसके कारण हम सब ने समुद्र के अंदर एक ऐसा पुल बना दिया जिसका तोड़ आज पूरी दुनिया के सामने नहीं है। लाखों साल से पुल वो समुद्र के खारे जल के अंदर टिका हुआ है और आज ऐसा कोई सीमेंट नहीं है, ऐसा कोई लोहा नहीं है जो 500 से 1000 साल भी किसी साफ पानी के नदी में, नाले में या कहीं भी टिक सके। इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी पहले बहुत ज़्यादा थी। 2300 साल से अशोक स्तंभ गड़ा हुआ है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की। इसी तरह के शिक्षण सिस्टम के अंदर ही हमारे जीरो की खोज, जिसके आधार पर नंबर बने। आज हमारे यहाँ मैथ बढ़ गया, फिजिक्स बढ़ गया। सुश्रुत जो हमारे ऋषि थे, चनक थे जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की, इन सब ने प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण पहले ही कर लिया था। आज हमारे जो ऋषि थे, ऋषि दयानंद, उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर 1875 के अंदर ये लिख दिया था कि प्लेन कैसे बनाया जाएगा, जिस प्लेन को बनाने के लिए हमारे तलपड़े नामक महोदय ने 1904 के अंदर बम्बई में वो बनाया और उसको उड़ा के दिखाया। चूँकि हम गुलाम थे और अपनी किसी भी उपलब्धि को शो नहीं कर सकते थे, उस उपलब्धि को 1912 से